हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की ये क्लास है बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें आज हम करेंगे पेपर फर्स्ट शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा की यूनिट फर्स्ट को आज इस क्लास में कवर किया जाएगा। इसके अंदर जो भी टॉपिक हैं उन सभी को काफ़ी डिटेल से यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। देखिए, जो हमारा टॉपिक है आज का, यूनिट फर्स्ट में सिर्फ एक ही टॉपिक दिया गया है, जो कि है शैक्षिक प्रशासन। इसी के बारे में सारी चीज़ें यूनिट फर्स्ट के अंदर दी गई हैं। इसका अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, सिद्धांत, प्रकार, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो हम जानेंगे सबसे पहले शैक्षिक प्रशासन क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, शैक्षिक प्रशासन जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शैक्षिक और प्रशासन, जिसमें से हम सबसे पहले प्रशासन को अगर जान लें तो शैक्षिक प्रशासन को जानना इतना कठिन नहीं होगा। प्रशासन जो शब्द है इसे इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, जो कि मिनिस्टर शब्द से निकल कर आया है। मिनिस्टर से क्या बना? एडमिनिस्ट्रेशन। अब मिनिस्टर की बात आती है तो ये कैसा शब्द है? ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति, या फिर दूसरों की सेवा में लगा रहने वाला व्यक्ति जो होता है उसे ही हम मिनिस्टर कहते हैं। और मिनिस्टर लैटिन भाषा का शब्द है। तो ये चीज़ें आपने देख ली। मिनिस्टर जो शब्द है इसका अर्थ जान लिया कि दूसरों की सेवा में जो व्यक्ति रत रहता है या लगा रहता है उसे मिनिस्टर कहते हैं। और मिनिस्टर से ही निकल कर के आया, एडमिनिस्ट्रेशन निकल कर आया। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन का अर्थ यहाँ पर हम अगर देखें तो क्या हो जाएगा? अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा में लीन रहना, या फिर अपने जो लोग हैं, अधीनस्थ लोग हैं जो हमारे अधीन हैं, उन लोगों की सेवा में कार्य करना, उनकी सेवा में लगे रहना ही प्रशासन का अर्थ हो जाता है। और प्रशासन का कार्य क्या होता है? तो प्रशासक का कार्य होता है नीतियों और योजनाओं को, जो उसने नीतियां और योजनाएं बनाई हैं, जो प्लानिंग की है, उसको कार्य रूप में दिशा प्रदान करना, या फिर योजनाओं को कार्यान्वित करना, उसे कार्यों में बदलना। सिर्फ योजनाएं बना कर रखना नहीं, उसे उस पर कार्य भी करना, उन योजनाओं को आगे बढ़ाना, उसको कार्य की दिशा देना ही प्रशासक का कार्य होता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ जो है वो समझ में आई कि प्रशासन क्या है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अब आपको प्रशासन का अर्थ समझ में आ गया तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगी कि शैक्षिक प्रशासन क्या है। देखिए, शिक्षा जो शब्द है यहाँ पर, शैक्षिक शब्द जो है ये शिक्षा से लगाया जाता है, इसका तात्पर्य शिक्षा से जोड़ा जाता है। अब शैक्षिक प्रशासन ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शैक्षिक और प्रशासन। शैक्षिक का अर्थ शिक्षा से संबंधित होता है, जो भी चीज़ें शिक्षा से संबंधित हैं वही शैक्षिक है। और प्रशासन का अर्थ तो आपने जान ही लिया, अधीनस्थ लोगों की सेवा करने वाला व्यक्ति ही प्रशासन कहलाता है, या मिनिस्टर कहलाता है, या फिर एडमिनिस्टर कहलाता है। तो यहाँ पर शैक्षिक और प्रशासन दोनों का अर्थ आपको पता चल गया। अब अगर हम इसका एक संपूर्ण अर्थ निकालें या फिर इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो क्या हो जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा करने को ही शैक्षिक प्रशासन कहा जाता है। लेकिन देखिए, प्रशासन का मतलब तो ये होता है कि लोगों की सेवा करने वाला व्यक्ति। शैक्षिक के साथ ये शब्द जुड़ा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यक्ति लोगों की सेवा करता है, अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा में रत रहता है, उसे ही हम शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। प्रशासन तो आप सभी जानते हैं। अब ये जान के यहाँ पर अर्थ भी मैंने बता दिया कि प्रशासन क्या है, लेकिन ये शैक्षिक के साथ जुड़ा है, यानी कि शिक्षा के साथ जुड़ा है। तो ये बात यहाँ पर ये हो जाएगी कि शिक्षा के क्षेत्र में या फिर शैक्षिक कार्यों में जो व्यक्ति लीन रहे, कार्यों में जो सेवा करे, उसे ही हम शैक्षिक प्रशासन कहेंगे। तो ये यहाँ से शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्लियर हो गया। अब देखिएगा, शैक्षिक प्रशासन जो है वो शिक्षा के संपूर्ण ढांचे में कौन व्यक्ति कितनी लगन से कार्य कर रहा है, विद्यालय में या फिर
शिक्षा से संबंधित जो भी संस्थाएं होती हैं उनमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, अकेला एक व्यक्ति तो नहीं होता। अगर विद्यालय की बात करें तो उसमें कर्मचारीगण होते हैं, शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं और कई सारे लोग होते हैं। तो उसमें जो व्यक्ति होते हैं वो कितनी लगन से कार्य कर रहे हैं, कौन ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है, इसका ध्यान या फिर इसका देख रेख करना भी किसका कार्य है? शैक्षिक प्रशासन का ही कार्य है। शैक्षिक प्रशासन का कार्य सिर्फ शिक्षा व्यवस्था करना ही नहीं होता कि बस जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी व्यवस्था करनी है शिक्षा से संबंधित उनकी व्यवस्था दी गई। अगर टीचर की नियुक्ति करनी है तो टीचर की नियुक्ति कर दी गई, या फिर कह सकते हैं कि बच्चों का एडमिशन ले लिया गया। तो सिर्फ शिक्षा व्यवस्था से नहीं होता शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, बल्कि जो भी संबंधित शिक्षा से चीज़ें होती हैं, योजना बनाना, संगठन पर ध्यान देना, लोगों को निर्देश देना या आदेश देना तथा पर्यवेक्षण, इन सभी से शैक्षिक प्रशासन का अर्थ निकाला जाता है। ये सारे कार्य शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य होते हैं सभी चीज़ें शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। तो आई होप आपको शैक्षिक प्रशासन का अर्थ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम जानेंगे इसकी कुछ परिभाषा है। 2 परिभाषा यहाँ पर मैंने दी है। एक है बेल्फोर ग्राहम के अनुसार, इन्होंने कहा कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य छात्रों को उपयुक्त शिक्षकों, यानी कि जो ऐसे शिक्षक हैं जिनको अनुभव है, अच्छा खासा अनुभव है, वो पढ़ा सकते हैं अच्छे से, ऐसे शिक्षकों के द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है बच्चों को, जिससे वे बच्चे उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। तो ये शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए और वे अच्छी शिक्षा को प्राप्त करके सर्वोत्तम को प्राप्त हो सके या फिर बहुत बेहतर कर सके अपने जीवन में। अगली परिभाषा हेनरी फेयोल के अनुसार है। इन्होंने कहा कि प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन जो है 5 तत्वों जैसे कि नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण, इन सभी की यानी कि 5 तत्वों की ही एक प्रक्रिया मानी जाती है शैक्षिक प्रशासन। तो ये 2 परिभाषा यहाँ पर इनफ होगी। आप ये 2 परिभाषा अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। इसे आप लिख दीजिएगा, इससे आपको नंबर मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई। अब हम जानेंगे कि शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये किस किस क्षेत्रों में अपना कार्य करता है। अब देखिएगा, शिक्षा जो शैक्षिक प्रशासन है इसके कुछ क्षेत्र हैं इसके जहाँ पर ये अपना कार्य करता है। तो सबसे पहले विद्यालय की व्यवस्था करना शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है कि भाई विद्यालय में जो भी व्यवस्था करनी है वह शैक्षिक प्रशासन का कार्य है। अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखना कि जो भी लोग हैं या फिर बच्चे हैं तो उनका आपस में अनुशासन बना रहे, अनुशासनहीनता ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना शैक्षिक प्रशासन का ही क्षेत्र माना जाता है। छात्र हित के बारे में सोचना, छात्रों में जो भी समस्याएं हैं उनके पास जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि बच्चे देखिए हर परिवेश से आते हैं विद्यालय के अंदर, कई सारे शिक्षक होते हैं, तो सभी का ध्यान रखना, छात्र हित के बारे में सोचना, छात्रों का भला हो सके। अगर उन्हें शिक्षा दी जा रही है तो ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो सर्वोत्तम को प्राप्त हो सकें या फिर उनका सर्वांगीण विकास हो सके, इस बारे में सोचना भी शैक्षिक प्रशासन का कार्य होता है। शिक्षकों की नियुक्ति करना, अगर विद्यालय में किसी टीचर की नियुक्ति करना है, किसी शिक्षक को वहाँ पर नियुक्त करना है, तो यह कार्य भी शैक्षिक प्रशासन का होता है। सहायक सामग्री की व्यवस्था करना, मान लीजिए क्लास में अगर चौक, डस्टर या फिर सीट की व्यवस्था करनी है, इन सभी चीज़ों की जो भी शिक्षा में सहायक होते हैं सामग्री, उन सभी की व्यवस्था करना भी शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में आता है। विद्यालय की समस्याओं का निदान करना, विद्यालय के अंदर भी बहुत सारी समस्या आती हैं, टाइम मैनेज की समस्या आती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उनका निदान करना, उन समस्याओं का समाधान करना भी शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र माना जाता है। मानवीय संबंध या आपसी भाईचारे का ध्यान रखना, देखिए विद्यालय में कई सारे लोग होते हैं, अकेला सिर्फ बच्चे तो नहीं होते हैं, उसके अंदर टीचर भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं,
मतलब वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो उन सभी का आपस में भाईचारा रहे, एक दूसरे से झगड़ने न लगे बात बात पर, और अपना मतलब क्या करें कि भाईचारे का ध्यान रखें। ये सारा जो ध्यान रखना है वो भी शैक्षिक प्रशासन का ही कार्य होता है, कि वह ध्यान दे कि कौन सा जो व्यक्ति है आपस में कोई लड़ाई नहीं कर रहा है, कोई झगड़ नहीं रहा है, या फिर एक दूसरे को गाली गलौज नहीं दे रहा है। बस बहुत ही अच्छे से, बहुत ही भाईचारे के साथ वहाँ पर लोग रह सकें, सारे बच्चे आपस में अंतः संबंधित हो सकें, भाईचारे के साथ रह सकें। बस ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी क्या है, शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र माना जाता है। तो कई सारे क्षेत्र यहाँ पर हमने देखे शैक्षिक प्रशासन के। अब जानिएगा शैक्षिक प्रशासन के कुछ उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य ये हो जाता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण की व्यवस्था की जाए। ये उद्देश्य है शैक्षिक प्रशासन का, बच्चों के सर्वांगीण विकास हो सके, उनका हर तरीके से, चाहे उनका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, या फिर उनका नैतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सभी तरीके का विकास उनका हो सके, ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाना बच्चों के लिए। बालकों को उचित शिक्षकों के द्वारा उचित शिक्षा प्रदान करना। ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब किसी भी टीचर को लाकर विद्यालय में रख दें और वो अच्छी शिक्षा भी ना दे पाए बच्चों को। तो इसलिए अच्छे शिक्षकों के द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य होता है। शिक्षा संबंधी नवीन उत्तरदायित्व को स्वीकार करना और उनको कार्यान्वित करना। शिक्षा से संबंधित कुछ नवीन उत्तरदायित्व होते हैं, कुछ नई चीज़ें आकर जुड़ती हैं शिक्षा में, तो उनको स्वीकार करना, और साथ ही सिर्फ स्वीकार ना करना, उनको कार्यान्वित करना या फिर उनको अपने कार्यों में उसकी दिशा प्रदान करना भी शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य होता है। शिक्षा की आवश्यकता अनुसार नीतियों का निर्धारण करना। जो भी आवश्यकता है शिक्षा की, उसके अनुसार प्लानिंग करना, उसके अनुसार सारी चीज़ों की व्यवस्था करना। घर एवं विद्यालय के बीच मधुर संबंध को स्थापित करना। देखिए जो भी पेरेंट्स होते हैं और साथ ही विद्यालय के जो टीचर होते हैं या फिर बच्चों का, तो इन सभी का अच्छा संबंध बना रहे, इसलिए इसकी स्थापना करना भी क्या है, या फिर इसका ध्यान रखना भी शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर उद्देश्य देख लिए, और भी कई सारे उद्देश्य हैं जो आप अपनी किताबों में भी देख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे शैक्षिक प्रशासन की कुछ क्रियाएं हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्रियाएं एग्ज़ाम में अवश्य देखने को मिलती हैं। शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख क्रियाएं या प्रक्रियाओं को आप यहाँ पर बताइए या फिर इनको परिभाषित कीजिए। इस तरीके के प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 प्रक्रिया है शैक्षिक प्रशासन की। देखिए कोई भी कार्य, सिर्फ शैक्षिक प्रशासन की ही अगर बात करें तो नहीं, और भी कोई भी कार्य हम करने चलते हैं, कोई कार्यक्रम को हमें आयोजित करना है, तो उसके लिए 5 चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शैक्षिक प्रशासन की बात की जा रही है, तो इसके अंदर हम देखेंगे 5 क्रियाएं जो हैं। सबसे पहली क्रिया है प्लानिंग करना, यानी कि नियोजन करना। तो किसी भी कार्य को हमें करना है या फिर किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्लानिंग करना होता है, या फिर उसके लिए नियोजन करना होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे क्या चीज़ें हमें करनी है। तो इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया आती है व्यवस्था करने की या फिर ऑर्गेनाइज करने की। हमने प्लानिंग तो कर ली कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें कैसे करनी है, अब उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता भी तो पड़ेगी। जैसे विद्यालय, हमने तो सोच लिया कि एक विद्यालय होगा, उसमें बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अब शिक्षा देने के लिए उसमें आपको कई सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। क्लासरूम आपको बनवाना पड़ेगा, अलग अलग क्लासरूम में अलग अलग चीज़ों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, सीट को व्यवस्थित करना होगा, साथ ही ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, सभी चीज़ों की व्यवस्था करना होगा। तो प्लानिंग सबसे पहले की जाती है, उसके बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जब व्यवस्था कर ली गई, उसके बाद तीसरा जो क्रिया है संचालन करना। अब क्या किया, आपने प्लानिंग भी कर ली, चीज़ों की व्यवस्था भी कर ली, बच्चों का एडमिशन कर लिया, टीचर की नियुक्ति कर ली।
अब सब चीज़ तो कर लिया, व्यवस्था तो कर लिया, सामग्री की सब आपने व्यवस्था कर ली। अब क्या होगा, आपको कार्य को निर्देश देना होगा। जो व्यक्ति आपने उसमें रखे हैं, जो भी कर्मचारी गण को रखा है, नियुक्त किया है, जो भी शिक्षकों को नियुक्त किया है, उन सभी को आदेश देना होगा कि उन्हें कैसा कार्य करना है, क्या करना है। तो ये निर्देश देने का कार्य भी होगा, जो कि तीसरी प्रक्रिया मानी जाएगी। चौथी प्रक्रिया है समायोजन करने की, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग। अब क्या होगा कि आपने सामग्री की व्यवस्था भी कर दी और टीचर की नियुक्ति भी कर दी, लेकिन हमें क्या चाहिए कि वहाँ पर आपस में वो सभी चीज़ें संबंधित हो सकें, अंतः संबंधित हो सकें, क्योंकि कई सारी चीज़ें जब आपस में होती हैं तो यह भी हमें देखना पड़ता है कि वहाँ पर समय की, सामग्री की और परिश्रम की का दुरुपयोग ना हो सके, उनका गलत तरीके से प्रयोग तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। अब ये 4 प्रक्रिया हमने कर ली। 5वीं प्रक्रिया होती है नियंत्रण और मूल्यांकन की। अब देखिए, प्लानिंग भी हो गया, ऑर्गेनाइज भी चीज़ों को कर लिया, कार्यों का आदेश भी दे दिया, कोऑर्डिनेटिंग भी कर लिया। अब देखिए, जब सारी चीज़ें कर ली भाई, कोई भी कार्य हमने किया तो उसमें सारी चीज़ें तो हमने कर लिया। अब लास्ट में यह भी तो देखेंगे कि हमें उससे क्या सफल, कितने हम सफल हुए हैं, क्या हमें सफलता मिल रही है, उस कार्य में हम कितना आगे जा पा रहे हैं। इसलिए हमें मूल्यांकन भी करना होता है या फिर इवैल्यूएशन करना होता है, जो कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कितना सफल है, ये हमें मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। तो ये 5 प्रक्रिया हैं शैक्षिक प्रशासन की, जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। देखिए, सिर्फ आपको एग्जाम में ऐसे एक एक प्रक्रिया को ऐसे नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, नियोजन लिखना है, एक हेडिंग डालनी है, उसके अंदर और भी डिटेल से चीज़ों को अपने शब्दों में लिख देना है, जिससे कि अगर लॉन्ग में आंसर आए तो आप अच्छे से लिख पाएँ। लॉन्ग में क्या होता है, 4 से 5 पेज में आपको आंसर लिखना होता है। तो ऐसे एक एक ये आप हेडिंग मानकर चलेंगे, हेडिंग आप लिख करके उसके अंदर और भी चीज़ों को लिख सकते हैं। जो चीज़ें मैंने समझाई हैं आपको, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं अपने शब्दों में। अब हम आगे जानेंगे शैक्षिक प्रशासन के कुछ सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कार्य के समुचित विभाजन का सिद्धांत। देखिए, विद्यालय के अंदर या फिर किसी संस्था के अंदर कई सारे व्यक्ति होते हैं, तो व्यक्ति सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि एक ही व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है, विद्यालय के अंदर एक टीचर पढ़ा रहा है तो बस वही पढ़ाया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। सभी टीचरों को या फिर सभी जो भी कार्य करने वाले हैं, चाहे कर्मचारी गण हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई विद्यार्थी ही क्यों ना हो, सभी को उनका अलग अलग कार्य बांट करके देना है, ताकि सब लोग अपने क्षमता के अनुसार कार्य कर सकें। तो कार्य का समुचित विभाजन का एक सिद्धांत होता है, जिसके अनुसार कार्य को विभाजित किया जाता है और सभी में कार्य बांट कर दिया जाता है। तो ये सिद्धांत कहता है। अगला है शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि देखिए, शिक्षक है तो शिक्षक को आप ये नहीं कि पूरा दिन अगर उसको नियुक्ति कर लिए हैं तो पूरा दिन एक ही शिक्षक पढ़ाए जा रहा है, सभी शिक्षक सिर्फ विद्यालय में अपना योगदान दिए जा रहे हैं। कुछ उनकी भी तो पर्सनल ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी हो, उसका भी आपको ध्यान रखना है कि उनकी उन्नति हो सके। तो इसलिए यह सिद्धांत कहता है कि आपको शिक्षकों की उन्नति का भी ध्यान रखना है। अगला है लचीलापन एवं अनुकूलता का सिद्धांत। देखिए, विद्यालय में कई सारे नियम बनते हैं, कई सारे कायदे बनते हैं, कानून बनते हैं, तो उस नियम के या फिर प्लानिंग जो आपने कर ली, उसमें लचीलापन होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई टीचर एक दिन अब्सेंट है, तो वहाँ पर क्या होगा कि ऐसा नहीं कि आपको उस दिन उस टीचर का कार्य करना ही नहीं है। उस टीचर वो जो पढ़ा रहा है, मान लीजिए वो मैथ पढ़ा रहा है, तो मैथ का सब्जेक्ट उस दिन विद्यालय में पढ़ाया ही नहीं जाएगा। अगर जो प्लानिंग की गई है, जो भी समय सारणी बनाई गई है, उसमें लचीलापन नहीं होगा तो कार्य को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर ऐसे रहा, लचीलापन नहीं रहा, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा कि अगर कोई टीचर एक दिन नहीं आया तो उसका सब्जेक्ट उस दिन पढ़ाया ही नहीं जाएगा। लचीलापन का मतलब ये होता है कि प्लानिंग में आप उलटफेर कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। अगला है संपूर्ण विद्यालय के कल्याण का सिद्धांत। अब भाई, संपूर्ण विद्यालय के कल्याण को भी तो ध्यान रखना है कि संपूर्ण विद्यालय में जो भी लोग हैं या फिर जो भी कार्य हो रहा है उनका कल्याण हो, इसका ध्यान रखना है। अगला है बाल केंद्रित विद्यालय प्रशासन का सिद्धांत। देखिए, आजकल बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, बालक केंद्रित शिक्षा दी जा रही है विद्यालयों में, तो बाल केंद्रित विद्यालय हो सके
इसका सिद्धांत अपनाया जाता है। और शैक्षिक प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए कि बाल केंद्रित विद्यालय हो और बाल केंद्रित शिक्षा भी बच्चों को प्रदान की जाए, जिसमें बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाए। तो ये सारे सिद्धांत हैं। इनके अलावा और भी कुछ सिद्धांत हैं जो आपको कई जगहों पर मिल जाएंगे, लेकिन अगर इतनी चीज़ें आपने ध्यान दे दी, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ ली, तो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी शैक्षिक प्रशासन जो है इसको समझने में और इसको लिखने में अपने शब्दों में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आपको अच्छा लगा तो लाइक से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। फिर ऐसी ही क्लास आपको मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।